बजट पहला नहीं आ रहा है, सालों से ये बजट आ रहे हैं, बजट बन रहे हैं, किसको फायदा हुआ है? दिन में दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब हमेशा पीसा है और मुस्तकबिल भी गरीब का पीसने का है। कोई रिलीफ किसी को नहीं मिलती सिवाय अमीर आदमी। हुकूमत समझती गंदम सस्ती काटती है, टमाटर प्याज सस्ता है तो सब कुछ सस्ता है। अमीरां नूं फायदा होता, गरीबां नूं की होना है? गरीबां सिर्फ जान खून चूसते पे। बजट आता है ये हमेशा अमीरों के लिए होता है और गरीब हमेशा इसमें परेशान ही रहते हैं। गवर्नमेंट जो है एक बिजनेस फ्रेंडली और अवाम फ्रेंडली एक बजट पेश करेगी। मजदूर तबका है, उनकी न सैलरी होती है, उनको डेली वेजेस मिलते हैं, उनको बड़े मुश्किलात होते हैं इस बजट की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए बजट पेश कर दिया है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट के अहम खदोखाल से आगाह किया। हुकूमत की आमदन, अखराजात, तिजारती खसारे और कर्ज़ों से मुतल्लिक मालूमात उन्होंने कौम के सामने रखी। उन्होंने ये बताया कि आइंदा माली साल का मजमूई बजट का जो हुजम है वो 1750 अरब रुपये है। मुआशी तरक्की की शरह 4.2% रहने का इम्कान है। महंगाई की औसत शरह 7.5% मुतवक्के है। तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। दिफा के लिए 2550 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। बिजली और दीगर शोबों के लिए सब्सिडी के तौर पर 1186 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। FBR को आइंदा माली साल में 14,131 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की अगर बात करें तो उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। मुल्क में तनख्वाहदार मुलाजमीन सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला तबका है, उसको भी मामूली रिलीफ दिया गया है और तमाम स्लैब पर 2.5% की कमी की गई है। आइंदा माली साल के बजट में आवाम के लिए क्या नया है, आज की ये जो एक्सपर्ट स्पेशल बजट के हवाले से ट्रांसमिशन है उसमें हम ये बात करेंगे कौन कौन से नए टैक्सेस लगाए गए, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया तो ये क्या रिलीफ होगा, और सबसे बढ़कर कि ये बजट मुल्क की मईशत के लिए कितना मौसर और अहम साबित होगा। और ज़राअत के हवाले से खुसूसी तौर पर हम बात करेंगे क्योंकि बड़ी फसलों की पैदावार में गुज़श्ता रिकॉर्ड कमी देखी गई तो उसकी क्या वजूहात हैं और आइंदा जो टारगेट हुकूमत रखना चाहती है ज़राअत के हवाले से आज भी वज़ीर ख़जाना ने इस पर काफ़ी डिटेल से बात भी की। साथ उन्होंने कहा कि खाद और पेस्टिसाइड पर मज़ीद टैक्स भी नहीं लगेगा तो इसका क्या फ़ायदा होगा और क्या हिकमत अमली आइंदा के लिए अपनानी चाहिए, सारे मामले पर बात करेंगे। आज खुसूसी तौर पर हमें सदर किसान इत्तेहाद काउंसिल महमूद खोखर साहब ने भी ज्वाइन किया है, अयाज खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर एक्सपर्ट्स जैसे हमें ज्वाइन करेंगे उनका तारुफ भी आपसे कराएंगे, सवाल भी रखेंगे। खालिद महमूद खोखर साहब खुशामदीद कहूँगी, आपसे ही आगाज़ करी हूँ चूँकि अब तो आपके लिए खुशखबरी है कि मज़ीद जो है टैक्स उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन जो पहले रिकॉर्ड कमी देखी गई ज़राअत के हवाले से मैं बात कर रही हूँ उसकी क्या वजूहात थी और आपके ख्याल में उसका फिर ज़िम्मेदार कौन है? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूँ कि हमें सज़ाए मौत से निकाल के उम्र कैद में लाया गया जी इस वक्त, जो टैक्स आगे टैक्स नहीं लगाए गए, तो मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। असल चीज़ जो है कि इस वक्त ज़राअत पाकिस्तान में टोटली ज़बूहाली का शिकार है। उसकी मेन वजह कि अगर हमें फसल का रेट नहीं मिलेगा हम आगे खर्च कैसे करेंगे, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हमें वापस नहीं मिलेगी, मुनाफा तो दूर की बात है, तो हम आगे कैसे करेंगे। गंदम हमारी तमाम फसलों का इंजन है जी, गंदम की फसल बेहतर होगी, रेट अच्छा मिलेगा, बाकी फसलों पर हम खर्च कर सकेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में आपके पास कोई 4.5 करोड़ एकड़ रकबा जो है ज़ेरे काश्त है, जिसमें 2.5 करोड़ एकड़ पे गंदम काश्त होती है। अब उसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि गंदम से हमें फ़ायदा किस तरह हो सकता है। 2 साल पहले हमें 3900 अच्छा रेट मिला, हमने पिछले साल आपको ग्रोथ दी 6.25। अगर पिछले साल हमें गंदम का रेट नहीं मिला तो आपकी ग्रोथ आ गई 0.56 पे, और उसमें भी ये लाइफ स्टॉक की वजह से, वरना बहुत ज़्यादा माइनस है, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा माइनस है। हमें देखना ये चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। अब जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर हम आज ज़रई मुल्क होने के बावजूद, मैं समझता हूँ एज ए काश्तकार मेरे लिए बायसे शर्म है कि हम 10 से 12 बिलियन डॉलर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट करें। उसकी वजह हुकूमती तरजीहात में ज़राअत का ना होना, ज़राअत का मुनाफा बख्श और बाइज़्ज़त कारोबार ना होना, और काश्तकार को ये पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम न करना इस मुल्क में जो साल के 365 दिन काम करता है। किसान तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। और मैं वाज़े कहना चाहता हूँ कि किसान से ज़्यादा मुहिब्बे वतन भी कोई नहीं है। ये जितने बैठे हैं सियासतदान हो कोई हो, हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन नहीं है, क्योंकि हम अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। हमारा जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, हमारी औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सियत इधर, ईमान इधर, कब्रिस्तान भी हमारा इधर ही है। हम अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। और किसान हर वक्त
फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन है। और आप ये देखें कि साल के 365 दिन वो काम करता है। ये जो गंदम जिसका उसको रेट नहीं मिला, जिसमें उसको एक साल में मई 2024 से लेकर मई 25 तक उसको जो नुकसान हुआ 2200 अरब रुपए का, उसे असल रेट से कम रेट उसको मिला है, उसको नुकसान हुआ है। वो क्या करता है, इस गंदम उगाने के लिए रात को यख बस्ता रातों में जब कोहरा पड़ रहा होता है, नंगे पांव वो जाके उसको पानी लगाता है। उसने कोई जर्सी नहीं पहनी होती, कुछ नहीं किया होता, और रात को नंगे पांव, उसे नहीं पता था आगे सांप है, बिच्छू है, क्या है, सब चीजों से, तूफानों से लड़ झगड़ के वो सब के लिए फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन है। लेकिन उसको कहीं भी उसके लिए कोई सहूलत नहीं है। आपको हर चीज पैदा करके देने वाला किसान, आप गोश्त ले लें, आप सब्जियां ले लें, फ्रूट ले लें, कपास ले लें, चावल ले लें, गंदम ले लें, गर्जे के हर चीज पैदा करके देने वाले को इस मुल्क में लकब क्या दिया जाता, पेंडू और गवार का। उसे इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। तो सर ये तो आप जैसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए ना कि किसान, मुझे 2 मिनट टाइम आपसे ही बात कर, जी ऐड कर रही हूं। ज़राअत हुकूमती तरजीहात में कभी भी नहीं रही, कभी भी। ये हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद अगर बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कुदरत ने तो हमें तमाम वसाइल दिए हैं जी। मैदानी इलाका हमारे पास है, कराची से लेकर पेशावर तक, दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, चुलिस्तान हमारे पास, रोई हमारे पास, थर हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, चारों मौसम हमारे पास। एक नहीं है तो एक विल नहीं है हमारे पास। देखिए ना, इतना वसी रकबा होने के बावजूद अगर हम बाहर से हर चीज इंपोर्ट करें, उसकी वजह क्या है जी? कि दुनिया में हम वाहिद मुल्क हैं जी इस वक्त। मैं एज ए पाकिस्तानी काश्तकार अगर कपास उगाता हूं, मेरे ऊपर 18% GST है। अगर वही कपास अमेरिकन काश्तकार पाकिस्तान भेजता है तो 100% वो टैक्स फ्री है। मेरा जो बिजली का रेट बढ़ाया गया है, 2-3 साल पहले 5 रुपए 35 पैसे था, 1 यूनिट 1 रेट था, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। अब वो 50 से 60 रुपए यूनिट चला गया। क्या अब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में मेरे पास लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या आज बजट में मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कोई बात की? फाइनेंस मिनिस्टर जिक्र तक नहीं किया। देखे ना, ज़राअत को उन्होंने कितना टाइम दिया होगा, 1 आधा मिनट टाइम दिया होगा पूरी, जबकि पूरी इस मुल्क को चलाई ज़राअत रही है। अब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में, हम दुनिया का मुकाबला कैसे कर सकते हैं जी। मैं यूरिया खरीद करता हूँ एज ए पाकिस्तानी काश्तकार, मुझे 4500 का मिलता है। इंडियन काश्तकार, दुश्मन मुल्क का काश्तकार अगर खरीद करता है तो उसे पाकिस्तानी रुपीज में 1000 रुपए का मिलता है जी। मैं DAP लेता हूँ, फास्फोरस खाद जो कि बहुत जरूरी है, मुझे मिलती है 13,000 रुपए की। अच्छा। इंडियन काश्तकार जो मेरे दुश्मन मुल्क का काश्तकार है वो लेता है तो उसे पाकिस्तान रुपीज में 4000 की। मेरा बिजली का यूनिट है 50 से 60 रुपए पर यूनिट है, उसे डेली बिजली फ्री मिलती है। वहां पे प्राइस का मैकेनिज्म है, यहाँ प्राइस का कोई मैकेनिज्म नहीं है वहां पे। अब आप ये देखे, ये हमने गंदम काश की थी 2024 में काश की, 25 में हार्वेस्ट हुई और हमने सेल की, नुकसान में सेल की, हमें को 1400-1500 रुपए फी मन नुकसान हुआ। इंडियन काश्तकार को क्या है जी, आज से 8 माह पहले 2025-26 का उसको रेट दे दिया गया है काश्तकार को, अगले साल जो उसने काश करनी है। इसको कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग, सही, ताकि काश्तकार को पता हो मुझे क्या रेट मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं अहम बताना चाहता हूँ जी। हुकूमत, पंजाब हुकूमत ने खुशी के शादियाने बजाय कि हमने गंदम सस्ती कर दी, आटा सस्ता कर दिया, रोटी सस्ती कर दी, प्याज सस्ते कर दिए, टमाटर सस्ते कर दिए, सब्जियां सस्ती कर दी, किसकी कीमत पर? काश्तकार के मौशी कत्ल के ऊपर। अगर आपने 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ के गरीब काश्तकार का मौशी कत्ल कर दिया है और फिर खुशी करें, उसके जख्मों के ऊपर नमक फेंके, तो ये बातें अल्लाह को नहीं मंजूर। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ जी। इस वक्त मैं दुखी होकर बता रहा हूँ, मैं अपने जज्बात की शिद्दत आप तक नहीं पहुंचा सकता, अपने जज्बात का मैं लफ्जों में अहाता करके नहीं बता सकता कि हम कितनी तकलीफ में हैं। इस वक्त मेरे काश्तकार के ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना घर के हालात अच्छे हैं, ना उसके बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं, ना उसके पास कैपेसिटी है कि अगली फसलों पे वो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर सके। अब आप ये देखें कि पिछले साल हमारे पास यूरिया शार्ट थी, हमने हालांकि 2 लाख टन इंपोर्ट भी की थी। इस दफा हमने इंपोर्ट भी नहीं की थी, 13 लाख टन फालतू पड़ी है, यानी कि बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं हुई। काश्तकार ने पोटाश का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, फास्फोरस का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। दुनिया बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैसे करती है कि जहां 2 बैग यूरिया इस्तेमाल करती है, वहां एक DAP होती है, एक पोटाश होती है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, 6.8 बिलियन टन हमारी यूरिया इस्तेमाल हो रही है, 3.4 बिलियन टन DAP इस्तेमाल होनी चाहिए, वो 1.6 बिलियन टन इस्तेमाल हो रही है। और पोटाश होनी चाहिए 3.4 मिलियन टन, वो सिर्फ 1.5 लाख टन इस्तेमाल हो रही है। पैदावार हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है जब कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो आप उस पर, अच्छा जाहिर है एज एन एक्सपर्ट्स क्या आपसे ये तजवीज़ हुकूमत नहीं लेती, या हुकूमत क्योंकि आपकी ये फील्ड है, जब जो वहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहा होता है, जाहिर है उसको पता होता है किसान के क्या इशूज़ हैं और किस पर बात करनी है। मैं एक सवाल आपसे और करने जा रही हूँ और उसके बाद हम दीगर पैनल की तरफ भी जाऊँगी। अब जिस रही शोबे का हदफ 4.5% मुकर्रर करने की तजवीज़ सामने आई है, तो आपके ख्याल में ये
ये टारगेट आइंदा माली साल के लिए कितना काबिल अमल है? आपको लगता है कि गवर्नमेंट के पास, जो कि आप बता भी रहे हैं कि विल की, स्ट्रेटजी की कमी नजर आती है, तो क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? कोई जामे प्लान आपको लगता है कि हुकूमत के पास है? चले जो हो गया सो हो गया, क्योंकि आप गवर्नमेंट को भी तो रियलाइज हुआ कि इस शोबे में हमें नाकामी का सामना हुआ, तो आइंदा ये नहीं होना चाहिए। खालिद साहब देखिए जी, मैं यकीनी बात कह रहा हूं जी, अगर हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा, अगर हमें फसलों की कीमत नहीं मिलेगी, फसलों का कीमत का कोई मैकेनिज्म नहीं बनेगा, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता जितनी इस दफा माइनस है अगली दफा कहीं ज्यादा है। हमने सबक नहीं सीखा, हमें शर्म नहीं आती कि हमने 2 साल पहले 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया, 3-3 किलोमीटर लाइनें लगी। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे आगे वो लाइनें 10-10 किलोमीटर नजर आ रही हैं। इस साल हमने गंदम क्यों काश की? हमने काश नहीं करनी थी, हमने इत्माद किया मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा के ऊपर जब उन्होंने अक्टूबर में ऐलान किया कि काश्तकार भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगी, मैं आपको मुनाफा आपका यकीनी बनाऊंगी। एक बच्चे ने झूठ बोला था अपने बाप से, तो बाप ने कहा बेटा मुझे इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला, अफसोस इस बात का मेरा तुमसे इत्माद उठ किया है। अगर काश्तकार का जो नैबे खुदा है, जो अल्लाह का दिया और इसके जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है, अगर उसका इत्माद उठ किया अपनी हुकूमत से, तो फिर क्या होगा इस हुकूमत का? जब तक हमें बैलेंस, देखिए मैं आपको अर्ज करूं, मेरा हम अपना बिजली का बिल जहां पे ठीक नहीं करवा सकते, मैं ये बताना जरूरी समझूंगा कि 2016 में हमने अरबों रुपए कुछ बकाया देने थे काश्तकारों ने, मैंने रिक्वेस्ट करके फोरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर करवाया पूरे पाकिस्तान का। तो हुआ क्या, एक जिला कसूर से शुरू हुआ, जहां हमने उस जिले में 2 अरब देने थे, 4 अरब 30 करोड़ हमारा निकल आया। खुदा की कसम खा के कहता हूं, उसके बाद हम आज तक लाखों दफा रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमारा फोरेंसिक ऑडिट कोई करने के लिए तैयार नहीं, ओवर बिल एंड डिटेक्शन, यानी कि काश्तकार के साथ तो इतनी ज्यादती होती है कि उसे इंसान ही नहीं समझा जाता। हमारा मुतालबा यही कि हमें पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम करें, पाकिस्तानी और इंसान समझा। अयाज साहब, ये तो ज़राअत के हवाले से जो किसान के मसाइल हैं, खालिद महमूद की ज़ुबानी आपने सुने हैं। बहरहाल हम भी इस पर अपने प्रोग्राम में भी बात करते हैं ज़राअत के हवाले से खासतौर पर। अभी जब ओवरऑल बजट की अयाज साहब बात करते हैं, तो क्या कहेंगे? अवाम दोस्त बजट है, IMF का बजट है, क्या रिलीफ मिला, क्या नहीं मिला, क्या खोया, क्या पाया? हमेशा की तरह एक रिवायती सवाल। जी देखिए, सिंपल बात यह है कि बहुत बड़ा एहसान किया इस हुकूमत ने, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया, और लोग ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी तनख्वाहों में 600% इजाफा किया था। तो भाई वो थोड़े हैं ना, वो कर सकते हैं 600% इजाफा। फिर वो जो अरकाने असम्बली के लिए एलोकेशन होती है फंड्स की, उसमें भी इजाफा कर दिया गया। और स्टिल अब ये कहते हैं जी कि बड़े मुश्किल माली हालात में गवर्नमेंट ने ये बहुत को पता नहीं कितना एक बड़ा एहसान कर दिया इस कौम पे। ज़राअत के हवाले से आपने सुन लिया, हम उस वक्त भी ये बात कर रहे थे जब ये रोटी सस्ती हो रही थी कि बिल्कुल रोटी सस्ती मिलनी चाहिए, वो राइट है, और जाहिर है लोग दुआएं देते हैं अपनी चीफ मिनिस्टर को जी कि इतनी सस्ती रोटी दे रही। लेकिन ये बात उस वक्त भी हुई थी कि किस कॉस्ट पे। अगर तो आप किसान की कॉस्ट पे रोटी सस्ती कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, कि वो गरीब को तो रोटी सस्ती मिल जाए और उस गरीब के बच्चे भूखे मर जाएं, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान में दुनिया में कहाँ ये कारोबार होता है कि आप नुकसान में कारोबार करें। और एक ज़राई मुल्क जो हमेशा फ़ख्र से, आज वज़ीर ख़जाना साहब भी फरमा रहे थे कि जी हम जब हमारी यील्ड ज़्यादा होती है फसलों की, तो हमारी वो ज़ाहिर है वो GDP ग्रोथ भी बेहतर होती है, और होनी है, जाहिर है उससे होनी है। लेकिन ओवर द ईयर्स मैं देख रहा हूँ कि इन शोबों को आपने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया कि ठीक है यार, ज़रूरत नहीं है अब हमें इनकी कुछ करने की। बाकी बजट आपको पता है अभी तो बज़ाहिर अनाउंस हुआ है, वो पोस्ट बजट चीज़ें अब कल बहुत से सवालों के जवाब वज़ीर ख़जाना साहब जब देंगे, कोई शहबाज राना जैसा रिपोर्टर जब सवाल पूछेगा तो फिर पता चलेगा कि अच्छा वो जो काम किया था उसका क्या रिजल्ट होगा। मतलब बहुत अर्ली होता है ना इस पे कमेंट करना भी, जाहिर है कि जी अभी हम क्या कह सकते हैं, कुछ गाड़ियां डीजल में अब टैक्स कम होगा, आप बहुत ज्यादा पेट्रोल वाली महंगी, हाँ टैक्स कम हो रहा है ये बिल्कुल ये एक रिलीफ है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारी तनख्वाहें तो जाहिर है वो वजीर खजाना साहब के कहने से बढ़ती नहीं है, तो चलें उनके कहने से टैक्स कम हो रहा है, इसके लिए हम उनका जरूर शुक्रिया अदा कर देते हैं। ठीक है आमिर साहब चलें आमिर साहब किताब में आते हैं, अभी एक क्विकली ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी
वेलकम बैक नाज़रीन। बजट पर बात करें। आमिर साहब, आम आदमी के लिए क्या है इस बजट में और ये बजट पाकिस्तानी मईशत को कैसे सपोर्ट करेगा? अदवा, मैं तो देख रहा था कि शायद बजट है ही सिर्फ ज़राअत के लिए। हमारे यहाँ डिस्कशन हुई, होनी चाहिए। आपको याद है कल भी मैंने कही थी और यही बात कही थी कि डीएपी की कीमत को कम करें और ताकि किसान मुकाबले में रह सके, अपनी इनपुट के फायदे ले सके, कि उसको वापस मिले। लेकिन उतना ही जरूरी आम आदमी है जिसको सस्ती रोटी भी चाहिए, सस्ता आटा भी चाहिए। ये भी पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर ये सिर्फ पंजाब के ऊपर ही बात हो रही है, सारे पाकिस्तान का इशू है कि ज़राअत को तरक्की मिलनी चाहिए, लेकिन सारे मुल्क के साथ साथ बात होगी। देखिए, तनख्वाहदार तबके के ऊपर बड़े स्लैब पे 35% वाले को तो कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन बाकी सब के लिए और जहां ज्यादा मुलाजमीन है वहां सबसे ज्यादा रिलीफ मिल गया। इनकम टैक्स 5% से 1% पे चला गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मिला टैक्स में रिलीफ, ताकि वो लोग जो बार बार एक साल से कह रहे थे कि जी बहुत ज़्यादा टैक्सेशन कर दी है, तो उसमें कमी खातिर खा की गई है और सूबों से भी रिक्वेस्ट की गई है कि ये आप लोग काम करें। बुनियादी तौर पे ये नहीं है कि अब आप सालाना तखमीने सिर्फ इस पे रह जाएंगे। हमारी IMF की मजबूरियां हैं। ये कोई वो बात नहीं है कि जी कोई गवर्नमेंट बहुत खुशी से कर रही है। हाँ बिल्कुल, हमने कल भी ये बात की कि जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, जजेस की जो बढ़ाई गई हैं, पार्लियामेंटेरियंस की, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की, वो इस हद तक बढ़ाने के बाद ये बाकी फिर मजाक ही लगता है ना। बाकियों को आप ले जाएं इन्फ्लेशन के ऊपर और अपनी तनख्वाहें किसी भी हिसाब किताब में नहीं लेके आए, तो ये सवाल फिर उठता है, हुक्मरानों के ऊपर उठता है कि जी ऐसा क्यों। अच्छा, उसमें सिर्फ हुक्मरान नहीं, अपोजिशन में से किसने कहा मैं ये तनख्वाह नहीं लूंगा। और आपको याद है पंजाब असम्बली में तनख्वाहें बढ़ी, बाकी असम्बलियों में बढ़ी, अब मरकज में बढ़ गई। किसी एक की तरफ से ये आया, शोर शराबा बड़ा हुआ कि नहीं हम साथ नहीं है, लेकिन तनख्वाह लेने में सब आगे हैं, अलाउंसेस लेने में सब के सब शामिल हैं उसमें। लिहाजा वो जो अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपोजिशन की सुनेंगे तो हमें बहुत नजर आएगा कि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कर रहे हैं, बड़ी खास जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अपनी तनख्वाह वापस तो किसी ने नहीं की कि नहीं हम नहीं लेते, ये आपने ज्यादा तनख्वाह बढ़ा दी है। ना जजेस ने कही, ना पार्लियामेंटेरियंस ने कही, ना वफाकी वज़रा ने कही, और अब ये 600% इनकी जाहिर है फिर इसके ऊपर ये सुनते भी हैं। लेकिन ओवरऑल एक कोशिश की गई है कि जब आप कर्जे की मैप पे चल रहे हो और आपने जंग भी लड़नी हो और आपकी दिफाई अफवाज जो हैं वो सारी की सारी मुसल्लह अफवाज आपको बेस्ट रिजल्ट भी दे रहे हो, तो आपने उनके मुलाजमीन के लिए, अब शरह तो ज़ाहिर कल पता चलेगी क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम उनकी बढ़ा रहे हैं, डिफेंस बजट से तनख्वाहें जरूरी है, बिल्कुल बढ़ाएं आप। लेकिन वो जो 30% एक स्पेशल अलाउंस दिया है वो 300-350 मुलाजमीन है वफाकी हुकूमत के चंद इदारों के, वो कोई ओवरऑल नहीं है 1 से 16 के। अगर आप ये समझें कि भाई उनको सबको मिल रहा है, वो नहीं है ऐसा। अच्छा, ये सिर्फ 10% है और 7% पेंशन का है, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी स्टॉक मार्केट पे बात हुई, ये सारी चीजें IT के ऊपर की गई हैं। खुलेंगी बातें कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जहां पे सारे फाइनेंस के रिपोर्टर सवाल भी करेंगे और जवाब भी लेंगे। सही, बिल्कुल। रहमान अजहर साहब, अब जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं, जाहिर है कल मजीद इस पर बहुत जबरदस्त डिबेट भी हो सकेगी, खासतौर पर चीजें भी बहुत ज्यादा, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा डेवलप हुई। तो जो आज बजट स्पीच के बाद एक आम सवाल आम आदमी के लिए क्या है आप समझते हैं? दूसरा, ये जो मईशत का हुजम 17,600 अरब तक पहुंच गया, ये कहा गया है, तो अब मईशत का जब हुजम तो बढ़ गया, इसके बावजूद आम आदमी की जिंदगी फिर क्यों नहीं बेहतर हो सकी है? रहमान, देखिए, बिल्कुल आमिर साहब ने, बाकी अयाज साहब ने भी इस हवाले से बात की कि अभी तो एक प्राइमा फेशिया या बज़ाहिर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि बजट में क्या है। कुछ पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। एक तो जो तनख्वाहें बढ़ी हैं इसकी ज़रूरत थी, फिर जो इनकम टैक्स की शरह जो है वो कम की गई है, वो भी अच्छी बात है। फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच अभी मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि IMF भी हमसे खुश है, हमने जो एक 389 बिलियन का जो रेवेन्यू इकट्ठा किया है, तो वो भी एक खुशाइन बात है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते थे कि मिनी बजट आएगा, लेकिन मिनी बजट नहीं आया। तो ये क्रेडिट है जो कि दिया जाना चाहिए, ड्यू है। गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है वो काम किया है। एक और जो चीज जो कि पावर एनर्जी प्राइसेस जो होती हैं, जो कि सारी की सारी इन्फ्लेशन को ड्राइव करती हैं, वहां पर भी जो है वो हमने देखा कि उनके अंदर भी रिडक्शन हुई। आज उन्होंने उसका जिक्र भी किया, तो ये क्रेडिट है, ये देना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है जो 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं और अलार्मिंग सिचुएशन है जहां पर, वो एक तो पाकिस्तान के कर्जों की वापसी है, और जहां पर डेट टू GDP रेशो जिसे कहा जाता है वो 70% के आसपास है। वो 74% थी, आज उन्होंने कहा है कि वो 70% है। तो मेरा ख्याल है
उन्होंने कहा तो है कि हम इसको मजीद कम करेंगे, लेकिन ये आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर बहुत सारी जगहों पर नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने के लिए टैक्सेस जो हैं वो बहुत सारे लगा दिए गए हैं। इसकी भी कुछ डिटेल्स आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन अभी जो डिस्कशन हमें इस वक्त जो है वो नजर आ रही है वो ये कि ये टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने बैंकों में पैसे रखे हुए थे, उनके पैसे पर भी जो है वो या वो प्रॉफिट ले रहे थे, तो वहां पर भी आपको काफी सारे टैक्सेस लगते हुए नजर आएंगे। ठीक। आईटी ग्रोथ हैरानकुन तौर पर दुआ उन्होंने कहा है कि बड़ी है। अब पाकिस्तान में जो इंटरनेट के हालात, माज़रत रहमान साहब, वक्त हमारे पास खत्म हो गया। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अयाज साहब, खालिद महमूद साहब, आमिर इलियास राना साहब, आप सबका जी बहुत शुक्रिया। एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए। अल्लाह।